10 साल की एक छोटी सी बच्ची जिसे शायद ठीक से खाना भी नहीं मिलता था, एक छोटे से कमरे में जहां न जाने कितने लोग रहते थे, ऐसे माहौल से निकली थी सिल्वर स्क्रीन पर दमकने वाली कानन बाला, जो न सिर्फ एक बेहतरीन गायिका, अभिनेत्री और निर्माता थीं, बल्कि वो मजबूत महिला थीं जिसने बचपन से हर परेशानी से जूझते हुए उस पुरुष प्रधान क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई जहां एक अभिनेत्री को सिर्फ बुरी नजरों से ही देखा जाता था, जिसे बंगाल का सो कॉल्ड प्रगतिशील सभ्य समाज अपने बीच सम्मान देने से भी डरता था। आखिर कैसे बनाई उन्होंने अपनी जगह, क्या क्या मुश्किलें झेली और कहलाई फर्स्ट मेलोडी क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा, ये सब मैं बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले। दूर बदन में बुलाए तूफान में दुनिया, ये दुनिया तूफान में मन घटे मधु बरसाए गयो रे वो तो। 22 अप्रैल 1916 को हावड़ा में जन्मी कानन बाला के बचपन के दिन तंगी में ही गुजरे और यहीं से शुरुआत हुई उस सफर की जिसने कानन बाला को कानन देवी बनाया। तुलसी बंदोपाध्याय थिएटर के आदमी थे। कानन बाला उन्हें काका बाबू कहती थी। वो ही 10 साल की कमजोर बीमार बच्ची कानन को मदन थिएटर्स ले गए थे। मदन थिएटर्स में ही उनके गायन और अभिनय यात्रा की नींव पड़ी। बतौर बाल कलाकार उन्होंने 2 मूक फिल्में की। 1926 की जयदेव, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण की भूमिका की, और 1927 में धीरेन्द्र गांगुली की शंकराचार्य, जिसमें उन्होंने एक बहुत छोटी सी भूमिका निभाई थी। शुरुआती 2 फिल्मों के बाद कुछ सालों तक उनकी कोई फिल्म नहीं आई। उन कुछ सालों में उनकी गायकी को निखारा जा रहा था और ये काम किसने किया, इस विषय में कई नाम उभर कर आते हैं। कहा जाता है कि उनकी गायन प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना बंगाल के विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम ने। हालांकि शुरुआती दौर में जिन्होंने उन्हें गीत संगीत सिखाया उनमें कोलकाता के एक संगीतकार अल्लाह रखा का नाम भी लिया जाता है। कानन देवी का पहला रिकॉर्डेड गाना आया 1929 में, जिसे HMV ने निकाला। बेहतर मौक़ों की तलाश में कानन बाला ने हिरेन बोस, काजी नजरुल इस्लाम और धीरेन दास के साथ ग्रामोफोन कंपनी छोड़ दी और मेगाफोन रिकॉर्डिंग कंपनी, जिसे स्वदेशी रिकॉर्डिंग कंपनी भी कहा जाता है, ज्वाइन कर ली। ये वो दौर था जब कानन देवी की उम्र कम थी। वो ना तो फिल्म इंडस्ट्री को उतनी गहराई से समझती थी और ना ही लोगों की फितरत को। ये समाज और यहाँ काम करने का माहौल कभी भी महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित नहीं रहा, खासकर वो महिलाएं जिनका कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ना हो, जिन्हें आसानी से एक्सप्लॉइट किया जा सकता हो। और कानन बाला तो कम उम्र की खूबसूरत लड़की थी। ऐसे में किसी का भी झुकाव उस व्यक्ति की तरफ हो सकता है जिसमें एक दोस्त की झलक मिलती हो या वो सहारा दिखाई देता हो जिस पर विश्वास किया जा सके। उन्हें वो सहारा दिखा हिरेन बोस में और फिर उनके गायन का सफ़र उन्हीं के मुताबिक आगे बढ़ा। माना जाता है कि कानन देवी और हिरेन बोस रोमांटिकली भी एक दूसरे से जुड़े थे। एक गहरा रिश्ता तो ज़रूर था क्योंकि उनके गाए ज़्यादातर गानों के गीतकार या संगीतकार हिरेन बोस ही हुआ करते थे। जब 1932 में रॉयल्टी के इशू को लेकर कुछ मतभेद हुए तो वो लोग मेगाफोन छोड़कर कोलंबिया रिकॉर्डिंग कंपनी में चले गए। 1933 में कोलंबिया के साथ कानन देवी की 3 डिस्क आईं, जिसमें 4 गाने बंगाली में और 2 हिंदी में थे। इसके बाद उनके हिंदी गानों का भी रिकॉर्ड आया, लेकिन इसी दौर में कानन देवी फिर से मेगाफोन रिकॉर्ड कंपनी में शामिल हो गईं। हिरेन बोस की तरह ही उनकी जिंदगी में मेगाफोन रिकॉर्डिंग कंपनी के मालिक JN घोष की भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। कानन देवी उन कुछ शुरुआती कलाकारों में से थीं जिन्हें मेगाफोन कंपनी के गाने रिकॉर्ड करने का मौका मिला और JN घोष फिल्म इंडस्ट्री के अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें वो बाबा कहकर पुकारती थी। उन्होंने कानन देवी को एक तरह से पिता की तरह सहारा दिया, कंपनी के घर में रहने को जगह दी। JN घोष ने उन्हें अंग्रेजी सिखाने के लिए एक टीचर का भी इंतजाम किया और सबसे बढ़कर वहाँ उन्हें वो सम्मान मिला जो अक्सर इंडस्ट्री के लोग उन्हें नहीं देते थे। मेगाफोन रिकॉर्डिंग कंपनी में उनके शामिल होने के बाद कानन देवी के बंगाली और हिंदी में बड़ी संख्या में रिकॉर्ड आए, जिन्होंने कानन देवी को मेलोडी क्वीन का खिताब दिलाया।
कानन बाला अपनी गायकी से एक सिंगिंग सेंसेशन बन चुकी थी और इसी बीच फिल्मों में उनकी वापसी हुई। पहली फिल्म रही 1931 में आई जोर बारात। फिर ऋषिर प्रेम, विष्णु माया और प्रहलाद जैसी कुछ फिल्में करने के बाद जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने मदन थिएटर्स छोड़ दिया और राधा फिल्म्स में काम करने लगी। इसी दौर में हिरेन बोस के साथ जो रिश्ता था वो भी टूट गया। राधा फिल्म्स की मनमोई गर्ल्स स्कूल और कंठहार जैसी फिल्मों से उनकी लोकप्रियता बढ़ी और उन्हें अलग अलग जगहों से ऑफर्स आने लगे। एक ऑफर आया न्यू थिएटर्स से, फिल्म थी देवदास। मगर राधा फिल्म्स के कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होने की वजह से वो ये फिल्म नहीं कर पाईं, जिसका उन्हें ताउम्र अफसोस रहा। राधा फिल्म्स के साथ जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ उन्होंने न्यू थिएटर्स ज्वाइन कर लिया। हालांकि कुछ हफ्ते पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के कारण उन्हें राधा फिल्म्स को 4,000 रुपये मुआवजा देना पड़ा। पर न्यू थिएटर्स उनके लिए नए आसमान लेकर आया, जहां उनकी खूबसूरती, अभिनय और गायन कला को एक नई उड़ान मिली। न्यू थिएटर्स की पहली ही फिल्म मुक्ति से वो स्टूडियो की टॉप स्टार बन गई और फिर विद्यापति, साथी, स्ट्रीट सिंगर, सपेरा, जवानी की रीत, पराजय, अभिनेत्री, लगन और परिचय जैसी फिल्मों ने उन्हें कोलकाता फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार बना दिया। कभी आपका गाना, आपकी धुन और पहले से फिर वही मैं गाने वाली। हाँ, हमारी लाज निभाओ स्वामी क्या कोई सुहावन सपना, धन माया सब अपना अपना। तुम बिना कल न आवे मोहे, तुम बिना कल न आवे। हर आम लड़की की तरह उन्होंने भी एक सुखी परिवार का सपना देखा था, जिसमें पति और बच्चों का साथ हो, प्यार हो। ऐसा हुआ भी, मगर किस्मत ने सब छीन भी लिया। इस बारे में बताने से पहले उनके फिल्मी करियर की बात पूरी कर लेते हैं। उन्होंने 1941 में न्यू थिएटर्स छोड़ दिया। एमपी प्रोडक्शंस की जवाब उनकी सबसे बड़ी हिट मानी जाती है। इसके बाद हॉस्पिटल, बनफूल, राजलक्ष्मी जैसी कई फिल्में आईं। उनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी चंद्रशेखर। 1949 में फिल्म अनन्या से कानन देवी प्रोड्यूसर बन गई। उन्होंने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू की श्रीमती पिक्चर्स के नाम से। मेज दीदी, नवविधान, दर्पचून, देबात्रा, अंधारे आलो जैसी कई फिल्में आईं। इनमें से ज्यादातर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानियों पर ही आधारित थीं। उन्होंने शरद चंद्र के एक उपन्यास के राइट्स खरीदे थे, मगर वो एक ऐसे कानूनी पचड़े में पड़ गए कि कोर्ट ने फैसला आने तक निर्माण पर रोक लगा दी। और फैसला तब आया जब वो फिल्मों का निर्माण और फिल्मों में अभिनय करना भी छोड़ चुकी थी। हालांकि 1949 से ही वो अभिनेत्री से चरित्र भूमिकाओं की तरफ मुड़ गई थी और ठीक 10 साल बाद उन्होंने अभिनय को अलविदा कह दिया। 1968 में पद्मश्री और 1976 में दादा साहब फाल्के अवार्ड्स पाने वाली कानन देवी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मगर इतना कुछ पाने वाली कानन देवी की निजी जिंदगी कभी खुशगवार नहीं रही। जब उनका पीक टाइम था तब हर तरफ उनकी ही चर्चा होती थी। दौलत, शोहरत उनके कदमों में थी। जगह जगह उनके पोस्टर्स लगे होते थे। कितने ही जवान दिल उनके लिए धड़कते थे। देश भर में उनके लाखों चाहने वाले थे और उन्हीं में से एक नाम था अशोक मैत्रा का, जो ब्रह्म समाज के कट्टर नेता और सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल हिराम्बा चंद्र मैत्रा के छोटे बेटे थे। अशोक खुद बहुत पढ़े लिखे थे और उन्होंने शांति निकेतन में पढ़ाया भी था। जिस तरह उन दोनों की मुलाकात हुई वो भी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। हुआ ये कि एक शाम अशोक मैत्रा अपने दोस्तों के साथ सैर सपाटे के लिए निकले थे। उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। उसी के नशे में कानन देवी के साथ की इच्छा जाहिर कर बैठे और फिर नशे में ही बेहोश हो गए। उनके दोस्तों को शरारत सूझी और उन्होंने बेहोश अशोक मैत्रा को कानन देवी के घर के दरवाजे पर छोड़ दिया। जब कानन देवी की नज़र उन पर पड़ी तो इतने हैंडसम आदमी को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो हैं कौन, लेकिन जिस तरह वो लेटे हुए थे कानन देवी ने उनके सर को सहारा देने के लिए अपनी गोद में रख लिया। जब अशोक मैत्रा ने आधे होश आधी बेहोशी में आंखें खोली तो कानन देवी को सामने देखकर उन्हें लगा कि वो कोई सपना देख रहे हैं और उन्होंने तुरंत आंखें बंद कर ली। इस तरह दोनों की पहली मुलाकात हुई। प्रेम भी हुआ, मगर ये प्रेम शादी में नहीं बदल सकता था, क्योंकि अशोक मैत्रा के पिता थिएटर और फिल्मों के सख्त खिलाफ थे।
वो कानन देवी और फिल्मों में अभिनय को बहुत ही बुरी नज़रों से देखते थे। अशोक मैत्रा ने बहुत कोशिश की मगर कोई सुखद परिणाम नहीं निकला। 1940 में जब उनके पिता की मौत हो गई तब 36 साल के अशोक मैत्रा ने 25 साल की कानन देवी से कोर्ट मैरिज कर ली। इस शादी ने उस समय के कोलकाता के सभ्य समाज को हिला के रख दिया था। खासकर ब्रह्म समाज के कर्ता धर्ता इसे अपमानजनक मान रहे थे। हालांकि इस जोड़े को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का आशीर्वाद भी मिला। उन्होंने तोहफे में अपना साइन किया हुआ फोटो उन्हें भेजा, लेकिन उसका भी घोर विरोध किया गया। बहुत से लोगों ने गुरुदेव को लेटर लिखा कि इतने महान कवि ने एक अभिनेत्री को अपनी फोटो क्यों भेजी। उन जैसी स्त्रियों को एक कवि की फोटो रखने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कानन देवी शादी के बाद फिल्में छोड़ देती तो शायद ये विरोध धीरे धीरे कम हो जाता, मगर फिल्में उनके लिए सिर्फ काम नहीं था, उनकी जिंदगी थी। फिल्मों की वजह से ही उन्हें एक रुतबा मिला था, उन्हें वो छोड़ना नहीं चाहती थी और उन्हें लगता था कि उनके पति को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा। लेकिन विरोध दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि कुछ लोग हर रोज उनके घर के सामने प्रदर्शन करते थे, उनके खिलाफ नारे लगाते, सिर्फ इसलिए कि एक अभिनेत्री ने एक कुलीन परिवार में शादी करने का दुस्साहस किया। वो वक्त उनके लिए किसी बुरे सपने के जैसा था जो खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन उनके पति ने उनसे फिल्में छोड़ देने को कहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। इसी वजह से दोनों में झगड़े होने लगे। आखिरकार वही हुआ जो वो सो कॉल्ड सभ्य समाज चाहता था। 1945 में अशोक मैत्रा और कानन देवी की शादी टूट गई। कानन देवी ने कुछ सालों बाद एक बार फिर से अपनी गृहस्थी बसाने की कोशिश की। वो एक बार एक स्कूल समारोह में भाग लेने गई थीं। वहीं पर उनकी मुलाकात हुई हरिदास भट्टाचार्य जी से, जो उस वक्त एडीसी हुआ करते थे। 1949 में दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद उनके पति हरिदास भट्टाचार्य जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी पत्नी के साथ उनके घर पर रहने लगे। दोनों का एक बेटा हुआ, सिद्धार्थ। बाद में हरिदास कानन देवी की फिल्म निर्माण कंपनी श्रीमती पिक्चर्स में एक पटकथा लेखक के तौर पर जुड़ गए। 1952 के बाद से उनके होम प्रोडक्शंस की सभी फिल्मों का निर्देशन भी हरिदास भट्टाचार्य जी ने ही किया। हालांकि उन्होंने बंगाल की फिल्मी दुनिया में अपने लिए एक जगह बनाई, लेकिन उन्हें हमेशा कानन देवी के पति के रूप में ही जाना जाता था। कहते हैं ये बात उनका मेल ईगो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उन्होंने 1987 में कानन देवी का घर छोड़ दिया। शायद दौलत शोहरत भी अपनी एक कीमत मांगती है। 17 जुलाई 1992 को कानन देवी अपनी इस अनेकों उतार चढ़ाव भरी अकेली जिंदगी को अलविदा कह गईं। लेकिन उनका जीवन एक मिसाल है कि कैसे समाज से बाहर मानी जाने वाली एक छोटी सी लड़की ने, जिसका खाना खाने से भी लोग परहेज करते थे, समाज में अपनी वो जगह बनाई जहां पहुंचना सिर्फ एक ख्वाब होता है।